रात के 9 बजे थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटा कर रिक्शे के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शे वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शे वाला भाई साहब शहर में नया था, तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूर थी। रिक्शे वाला भैया बोला, 400 रुपये लगेगा मैडम। जानवी बोली, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। जानवी रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शे वाला भाई निकल लेता है। अभी 5 रिक्शा किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था। मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की ज़रा भी भूल कर लो। कुछ इस तरह के गाने बज रहे थे। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो? सामने से वाली राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हूँ। राखी इतना कहकर फ़ोन रख देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शे वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुँच जाते हैं और जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा रुकवा देती है। जानवी रिक्शे वाले को पैसे देती है और रिक्शे वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर तो कोई आलीशान बंगला ज़्यादा था। पैसे देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने से जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ। तो रिक्शे वाला फटाक से टेम्पो चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शे वाले ने थोड़ी दूर जाके उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 2 लाख का तो होगा ही, लेकिन वह फ़ोन चालू नहीं कर सका और थोड़ा रीझ सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए, और उसका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की भी ज़रूरत थी। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काट कर रिक्शे वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे को घंटी से बजाया, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर एक घूंसा मारा तो दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ें लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे कमरे में लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो वो कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम में नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही थी। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। वह बैठा रहा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हुआ, लेकिन वहाँ मैडम बाहर नहीं आई। वहाँ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि पानी बंद हो गया है और सब कुछ जैसे कि एकदम शांत हो गया है। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर जोर से मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी
और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बाथटब में कम से कम 10-15 लाशों का ढेर पड़ा हुआ था और पास में 10-15 फ़ोन। उसने अपने जेब से वो फ़ोन निकाला और देखा सभी फ़ोन एक जैसे थे। जब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशों, सभी का कलर ड्रेस एकदम सेम था, और फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शे वाला पसीने से तरबतर हो गया था। उसने इधर उधर देखा, वह मैडम उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेल देती हैं। रिक्शे वाला भैया पीछे देखता है तो वह मैडम मैडम नहीं, चुड़ैल बन गई थी। उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे, उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंग राग खेलने आया है? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया और तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शे वाले ने फ़ोन अपने जेब से निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। किसको फ़ोन लगा रहा है? अपने दोस्त को बोलेगा, वह अब कभी नहीं आएगा। वह तेरा दोस्त, उसे भी मैंने मार दिया है। अब तो रिक्शे वाले की जान ही निकल गई। चुड़ैल ने उसको भी 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को कुछ नहीं पता लगा। वह चुड़ैल कौन थी, क्या वजह थी वह केवल रिक्शे वाले को ही मारती थी, इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने नहीं देखा। नेहा और सुनील कार से जा रहे थे। सुनील कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए नेहा से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। नेहा, तो क्या सोचा है? अब तुम ही बताओ यार, आगे क्या करना चाहिए? नेहा, तुम सुन रही हो ना? नेहा, तुम सुन रही हो या नहीं? सुनील अपनी ऊंची और गुस्सैली आवाज में नेहा से बात कर रहा था, लेकिन नेहा अपनी आंखों को एक स्थान पर स्थित किए हुए कुछ सोच रही थी। बारिश की तेज बूंदों और गाड़ी की रफ्तार में नेहा कहीं गुम सी हो गई थी। नेहा की आंखों के सामने उसके पिता की वह बातें सामने आ रही थी जो शादी से पहले उससे कही थी। बेटा, नेहा, लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। इस रिश्ते को ठुकराया तो समझ लो सारी खुशियों अग्निकुंड में। कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी पापा की बात मानकर। मुझे रुकना चाहिए था, सोचना चाहिए था। इस शादी से तो बेहतर होता कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाती। इतने में सुनील ने जोर से गाड़ी को ब्रेक मारे और चिल्लाया, नेहा, ध्यान का है तुम्हारा? कब से तुम्हें पूछ रहा हूं, तुमने क्या सोचा है? नेहा बोली, जो किस्मत में लिखा है उसको ठुकराने से क्या मतलब? अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझे अपने पिता के यहाँ छोड़ दो। उतरो, अभी उतरो और नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो। पर मैं अकेली, इतने अंधेरे में अकेली, अकेली कैसे? तुम नीचे उतरो। नेहा कार से नीचे उतर गई और स्तब्ध खड़ी रह गई। नेहा एक टक सुनील की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। अब नेहा के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। सुनसान जगह, कीट पतंगों की आवाज़ किटकिट साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की बारिशें की बूंदें गिर रही थी। नेहा चुपचाप चलने लगी। कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर नेहा एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी।
जिसका पानी काफी तेज गति से बह रहा था। तभी नेहा को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नेहा आगे बढ़ती रही और बच्चे की आवाज और तेज हो गई। अब नेहा ने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। नेहा कुछ और आगे बढ़ी और बच्चे की आवाज शांत हो गई। अब वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंची गई थी कि उसको फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उससे रहा नहीं गया और उसने पुल के अंदर झांक कर देखा। तो जैसे ही उनने झांक कर देखा, वो एकदम स्तब्ध रह गई। पुल की दीवार के सहारे एक छोटा बच्चा आ रहा था। पहले तो नेहा डर गई, फिर उसने उस बच्चों को अपने गोदी में उठा लिया। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में काले बाल की 8 साल की लड़की खड़ी है। पलक झपकते ही वह आंखों के सामने आ गई। अब नेहा की दिल की धड़कन बढ़ने लगी और छोटी लड़की बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को एकटक देखती जा रही थी। फिर वह लड़की जोर से चिल्लाई। नेहा की जान ही निकल गई। तभी सामने से एक कार आती है और रुक जाती है। देखा तो सुनील, वो लड़की और ये बच्चा, लगता है किसी ने इनको बाहर छोड़ दिया है। कौन सी लड़की और कौन सा बच्चा? बच्चा बच्चा कहाँ गया? अभी तो मेरे हाथ में ही था। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो। नेहा अभी भी डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नेहा और सुनील दोनों घर पहुंचे थे। सुनील की माँ उसके डांटती है, तुम उसको बाहर क्यों छोड़कर आए? अगर कहीं मायके में चली गई और सभी को बता दिया तो फिर तो तुम्हारा गेम बिगड़ जाएगा। सुनो सुनील, इसको अपने साथ लेकर जाओ और उसका ऑपरेशन करा दो। तुम ठीक कहती हो माँ, अब इसको पूछने से कोई मतलब नहीं। नेहा सो जाती है और जल्दी ही उसकी आंख लग जाती है। सुबह के 7 बजे। नेहा उठो, नेहा उठो, 7 बज गए हैं। अभी नाश्ता तैयार करो, मुझे देरी हो रही है। और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। नेहा रसोई में सोचते सोचते नाश्ता बना रही थी। आज चौथी बार है मेरा। नेहा जल्दी करो, नेहा जल्दी करो यार। नेहा और सुनील दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ। सिस्टर, तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? तो जाओ इसकी तैयारी करो। पर सर, आपको तो डॉक्टर लोकेश के साथ मीटिंग। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ऐसा करो, तुम तैयारी करके रखना, मैं आते ही सब देख लूँगा। सुनील नेहा से कहकर चला गया कि तुम यहीं रुकना, घर मत जाना। नेहा ने हाँ भर दी। नेहा इंतज़ार करती रही। दोपहर हुई, शाम हुई, 8 बजे, 10 बजे। नेहा सो गई। 10 बजे सुनील आया। नेहा, घर चलते हैं। बारिश हो रही थी। नेहा और सुनील उसी रास्ते से वापस घर लौटे। उस पुल के पास अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है। सुनील उतरकर चेक करता है। नेहा, गाड़ी का टायर फट गया है, तुम अंदर बैठो, मैं बदल देता हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, सुनील अभी नहीं आया था। नेहा ने उतरकर बाहर आई। नेहा जैसे ही कार से बाहर निकली, उसको बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत पुल की तरफ मुड़कर देखा। उसको वही बच्चा आता दिखाई दिया। नेहा उसको देखे जा रही थी और उसको उठाने के लिए उसके सामने जा रही थी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते हुए 15 से 20 हो गए। अब नेहा को डर लगने लगा। नेहा जैसे ही सुनील के पास जाने लगी, पीछे उसको वही लड़की दिखाई दी। नेहा के मुंह से एकदम ही चीख निकली। उसने जोर से पुकारा, सुनील, सुनील। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टायर के पास जाकर देखा तो सुनील की किसी ने एक लंबा सरिया मार के हत्या कर दी थी। अब नेहा एकदम से जोर से चीखी,
मैडम, मैडम क्या हुआ? नेहा ने उठकर देखा तो वो उसी बेड पर थी जहां पर सुनील उसे छोड़कर गया था। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि ये एक बुरा सपना था। मैडम, बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। क्यों? पुलिस नेहा को अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी को उसी पुल के पास ले जाकर रोकते हैं। नेहा उतरकर बाहर आती है और देखती है कि वहाँ तो सुनील की कार खड़ी है और कुछ लोग भी खड़े हैं। नेहा जैसे ही कार के पास गई तो एकदम से चौंक गई। वाकई में कार का टायर फटा हुआ था। अब नेहा को अपने सपने पर यकीन होने लगा था। लोगों की भीड़ को चीरते हुए नेहा आगे बढ़ी तो उसने अपने सपने का अंतिम पल भी सत्य माना। सुनील को किसी ने सरिये से मार दिया। नेहा रोने लगी। कुछ सिस्टर उसको वहां से दूर ले जाने लगी। नेहा को एक तरफ लेकर गए। तभी पीछे भीड़ से आवाज़ आती है, सुना है इसने बहुत से गर्भ को झाड़ा है और इसको इस नाले में बहा दिया। पता नहीं किस आत्मा की हाय लगी होगी। नेहा सोचने लगी कि इसमें से 3 तो मेरे ही हैं और चौथा भी हो जाता। नेहा को थोड़ा सुकून मिला। अब उसके बच्चों को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता था। दसवीं के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे और सोना को परीक्षा के लिए तैयारी करनी थी। इसलिए सोना ने तय किया कि अब से वो लाइब्रेरी में ही पढ़ेगी। और वैसे भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी को देर रात तक खोलने की अनुमति मिल गई। घर पर रहकर सोना आलस और दूसरी चीज़ों में आकर्षित हो जाती थी। घर और स्कूल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस कारण अब केवल लाइब्रेरी में ही वो रहती थी। सोना सुबह 6 बजे घर से निकलती थी। 3 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद सोना लाइब्रेरी में चली गई। सोना को बहुत सारा सिलेबस कवर करना था, इसलिए रात के 10 बज गए। पता ही नहीं चला। सोना खड़ी हुई और चारों ओर देखा। उसे वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं मिला। सोना ने किताबें उठाई, बैग भरा और वहाँ से निकल गई। सोना इतनी रात को पहले कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए थोड़ा डरी हुई तेजी से कदम बढ़ा रही थी। सोना इधर उधर चारों ओर नज़र घुमाए बस आगे देखती हुई चल रही थी। अभी आधे रास्ते में ही आई थी कि हवा की गति थोड़ी बढ़ गई। हवा की तीखी प्रहार सोना के कानों में चुभ रहे थे, लेकिन सोना चले जा रही थी। अचानक हवा थम गई और एक आवाज़ आई, सोना रुक जाओ, रुक जाओ। सोना ने फटाक से पीछे देखा और फटाक से चारों ओर नज़र घुमाई। उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। जैसे ही सोना ने सामने देखा, सोना की आंखें आने वाले कुछ पलों के लिए फटी की फटी रह गईं। सोना ने कुछ ऐसा देखा जो अब से पहले उसने कभी नहीं देखा। उसकी आंखों के सामने एक खुले बालों वाली लड़की, जिसकी टांग मुड़ी हुई थी, लंगड़ाते हुए सोना के सामने आ रही थी। जैसे जैसे वह लड़की उसके पास आ रही थी, सोना उसके हुलिये को ठीक से देख पा रही थी। सोना समझ गई कि ये कोई जिंदा लड़की तो नहीं है। वह लड़की आते आते कुछ बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, वरना तुझे भी मरना पड़ेगा। मैं भी मर गई थी और तुम भी मरोगी। जो रात को बाहर निकलेगा सब मरेंगे।
रात को बाहर मत निकलना, ऐसे बोलती रही और सोना के सामने आती रही। सोना ने जोर से चीखा, आ! चीख सुनते ही चारों ओर उजाला हो गया। इसके पहले कि सोना होश संभाल पाती, वह लड़की वहां से गायब हो गई। सोना के पड़ोसी आए और उसे अपने घर ले गए। सुबह हुई, सोना उठी। उसने देखा कि वह अपने घर पर नहीं थी। तभी आंटी आई और बोली, रात को तुम डर कर गिर गई थी तो हम तुमको अपने घर पर ले आए। तुम्हारी माँ भी यहाँ पर आई हैं, पर तुम्हें सोता देखकर तुमको रात यहीं रुकने के लिए कह दिया। वैसे तुम रात को डर क्यों गई थी बेटा? कहीं परीक्षा की थकान तो नहीं है? नहीं आंटी, मैंने मैंने सोना इसके आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। कुछ समय बाद सोना के पापा आए और सोना को अपने साथ लेकर घर चले गए। माँ ने भी यही पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया था रात को? सोना बताने लगी, माँ वो रात को मैंने इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। माँ ने भी बोल दिया, बेटा कोई बात नहीं, इतनी रात तक स्कूल में नहीं रुक सकते। सोना तैयार हुई और स्कूल गई। स्कूल के फ्रेंड्स को भी किसी ने बता दिया कि सोना रात को सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसकी सहेलियों ने भी पूछा, सोना रात को क्या हुआ था? सोना बोलने लगी कि रात को मैंने देखा था। इसके आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। सोना पूरे दिन सोचती रही, आखिर वह किसी को कुछ बता क्यों नहीं पा रही है? कहीं उस लड़की और मेरा कोई कनेक्शन तो नहीं। ये सोचकर सोना पढ़ने बैठ जाती है। जैसे ही सोना पेन से कुछ लिखती है, उसको विचार आता है कि रात को जो मैंने देखा वह मैं एक कागज़ पर लिख देती हूँ। उसने सारी घटना को एक कागज़ पर लिख दिया। सोना ने उसे मोड़कर अपने पास रख लिया। छुट्टी होने पर उसने अपनी सहेली को दे दिया। सहेली ने खोलकर देखा तो कागज़ पूरा खाली था। सहेली ने मजाक में बोला, मतलब रात को कुछ नहीं हुआ था। अब सोना समझ गई। उसने निश्चय किया कि वह उस लड़की से एक बार और मिलेगी। सोना लाइब्रेरी में बैठ गई और पढ़ने लगी। सोना रात के 9 बजे का इंतज़ार करने लगी। रात के 9 बजते ही सोना हिम्मत करके पहुंच गई जहां उसने उस लड़की को देखा था। फिर से वैसा ही माहौल हो गया। सोना अब की बार थोड़ी हिम्मत के साथ आई थी। फिर से वही लड़की दिखाई दी। वह लड़की आते हुए बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, मारी जाओगी। मैं भी मर गई थी, तुम भी मारी जाओगी। सोना ने उससे बात करने की कोशिश की। क्या मुझे बता सकती हो तुम कौन हो? वह लड़की बोली, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें भी मार देगा, मुझे भी मार दिया। चली जाओ, रात को बाहर मत निकलना। सोना फिर से बोली, कौन हो तुम? मुझे बताओ, कौन हो सकता है? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ? तुम कुछ नहीं कर सकती। उसने मुझे भी मार दिया था, तुम्हें भी मार देगा। चली जाओ। सोना ने बोल दिया कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया और तुम्हारे समस्या का कोई हल नहीं निकला तो तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। तुम सुनना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो। मेरा नाम सरोज है। 5 साल पहले की बात है। तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करती थी। टॉपर भी मैं स्कूल की ओर से गोल्ड मेडलिस्ट भी जीता था। देर रात तक पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते, मैं रात को लाइब्रेरी में चली जाती। परीक्षा के 5 दिन पहले स्कूल के चपरासी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। उसने मेरे साथ
सिर्फ इतना कहकर वो रोने लगी। फिर मैं इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और स्कूल के ऊपर जाकर नीचे कूदकर मैंने आत्महत्या कर ली। इसलिए मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ क्या मदद कर सकती हो? तुम मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती। तुम भी मरोगी। सोना सोचती है, इसलिए चपरासी रात को स्कूल में नहीं रुकता। सोना उस लड़की को बोलती है, अगर मैं चपरासी को तुम्हें सौंप दूँ तो? मार दूंगी उसे, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तो कल ही मार देना उसे। सोना बोली, मुझे वह चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे मैं मरी थी वैसे ही वो मरेगा। अगले दिन सोना ने पत्ते पर दिल का चित्र बनाकर 9 PM लिख लिया। सोना ने बड़ी सावधानी से 9 बजे के आसपास चपरासी को स्कूल से बाहर बुला लिया। सोना ने उसको आवाज लगाई, सरोज, लो, मैं इसको लेकर आ गई। तभी सरोज वहां आती है। अब की बार वह हवा थी। चपरासी ने उसको पहचान लिया और सोना को धोखेबाज कहकर मारने लगा। फिर जिस तरह सरोज ने आत्महत्या की, उसी तरह उसको स्कूल के ऊपर ले जाकर वापस उसी घटना को दोहराया और उसने अपना बदला पूरा किया। सोना ये सब देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। अगली रात को 9 बजे सोना जैसी लाइब्रेरी से निकली और रास्ते में पहुंची तो आज भी उसने सरोज को आवाज़ लगाई, लेकिन आज सरोज नहीं आई। लेकिन सोना को कुछ महसूस हुआ। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आज सरोज बिल्कुल परी जैसी लग रही थी और वह हमेशा के लिए इस धरती पर छोड़कर जा रही थी। दोनों ने आपस में बाय बाय किया और सोना आज दिल से खुशी महसूस कर रही थी। आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा होने के कारण रोशन को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। घर आते ही रोशन ने अपना बैग एक तरफ रख डाला और सोफे पर आराम से बैठ गया। 5 मिनट बाद उठकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर कुछ नहीं मिला। फिर कुछ बनाने का मन बनाया, लेकिन मुंह बनाकर चला आया। चलो आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। गूगल पर पिज्ज़ा डालकर कोई नंबर निकाला और फ़ोन मिलाया। हेलो, बिग पिज़्ज़ा साइज़ चाहिए, क्या आप ला सकते हैं? जी सर, हम आपके ऑर्डर को शीघ्र ही डिलीवर कर देंगे। कृपया करके अपना एड्रेस बताइए। जी लिखिए, 504 गीता मेंशन, बागुली रोड। जी सर, हम 15 मिनट के अंदर ही आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। इतना कहते ही पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय ने अपना फ़ोन कट कर दिया। रोशन सोचने लगा, पिज़्ज़ा इतनी जल्दी डिलीवर कब से होने लगा? अपने को क्या करना है, जल्दी आएगा, जल्दी खाएंगे। 10 मिनट बाद बेल बजती है और आवाज़ आती है, पिज़्ज़ा। रोशन, अरे इतनी जल्दी? रोशन ने उठकर दरवाज़ा खोला। पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय को अंदर बुलाया। आपने ही बिग साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? हाँ जी, मैंने ही। इतना कहकर रोशन पैसे लेने के लिए वापस गया। कितने हुए? इसके कोई पैसे नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे ऐसे कैसे? मैंने कह दिया ना, पिज़्ज़ा बॉय ने चिल्लाकर बोला। अरे मेरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा कहते हुए जैसे ही रोशन पीछे मुड़ा, उसके तो होश ही उड़ गए। पिज़्ज़ा बॉय ज़मीन से 4 फीट की ऊंचाई पर था और उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। आधा काला
और खून से सना हुआ चेहरा देखकर रोशन की तो हवा टाइट हो गई। अरे तुम कौन हो? कौन हो तुम? पिज्जा पिज्जा बॉय हूँ मैं। अरे भाई, तुम जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, पर साथ में तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। जिसके पहले कि रोशन कुछ बोले, पिज्जा बॉय उसको लेकर उड़ गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। पिज्जा बॉय ने उसके साथ क्या किया किसी को भी मालूम नहीं। रोशन किराए के घर पर रहता था। कुछ दिनों तक मकान मालिक ने उसका इंतज़ार किया, उसको फ़ोन भी लगाया, उसके घर भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद रोशन के घर वाले आए और उसका सारा सामान लेकर चले गए। उसका कमरा खाली कर दिया। 2 महीने बाद स्नेहा की कॉलेज अभी ख़त्म हो गई और स्नेहा अभी कोई जॉब करना चाहती है। इसलिए उसने तय किया कि अभी एक कमरा लेगी। गीता मेंशन पर टू लेट का ऐड देखकर उसने मालकिन से संपर्क किया और कमरा बुक करा लिया। मकान मालिक अच्छी थी। लड़की देखकर उसने कहा, बेटा कोई भी ज़रूरत हो तो, कोई खाने की तकलीफ़ हो तो, कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है आंटी। स्नेहा ने पास ही एक आईटी कंपनी में जॉब ली। फ्रेशर होने के कारण काम का लोड कुछ ज़्यादा ही था। शुरू शुरू में स्नेहा जोश के साथ सभी काम कर लेती थी, लेकिन कुछ समय बाद ऑफिस का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, थक जाती थी बेचारी। इसलिए कभी कभी वो सोचती थी कि खाना अगर बाहर से मंगाया जाए तो शायद काम का लोड थोड़ा कम हो जाएगा। स्नेहा ने फ़ोन उठाया और सर्च किया, ओके गूगल, पिज़्ज़ा हब नियर मी। उसने नंबर पर कॉल किया, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपना एड्रेस दीजिए, हम 15 मिनट में आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। 504 गीता मेंशन, बागुली रोड। हम अभी आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं। स्नेहा चौंक गई, ये पिज़्ज़ा इतनी जल्दी डिलीवर कब से होने लगा? चलो कोई बात नहीं। 10 मिनट बाद टिंग टोंग, टिंग टोंग घंटी बजती है। कौन? पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय। अरे इतनी जल्दी? स्नेहा ने गेट खोला, उसको दरवाजे पर रुकने को कहा। स्नेहा अंदर जाकर पैसे लेने गई और बोली, भैया कितने हुए? मैडम, ये पिज़्ज़ा फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। स्नेहा हैरान होती हुई जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि पिज़्ज़ा बॉय अपना गेटअप चेंज कर चुका था। पिज़्ज़ा बॉय 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था और ज़मीन से 4 फीट की ऊंचाई पर था। स्नेहा एकदम से बेहोश हो गई और गिर गई। पिज़्ज़ा बॉय उसको उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन स्नेहा के गले में यीशु का लॉकेट था। इसलिए पिज़्ज़ा बॉय छटपटाते हुए वापस चला गया। अगले दिन स्नेहा ऑफिस के बाद घर नहीं गई, वो सीधा चर्च के लिए निकल गई। स्नेहा ने फादर को सारी बात सुनाई। फादर ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम इस लॉकेट को कभी अपने गले से बाहर मत निकालना, गलती से भी नहीं। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे घर को जल से पवित्र कर दूंगा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। स्नेहा अपने घर लौटी। स्नेहा ने अपनी सहेली को फ़ोन किया, दिया क्या तुम आज फ्री हो? दिया ने हाँ भरा और कहा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी पर मैं आ जाऊंगी। ठीक है बाय। दिया ने फ़ोन काट कर दिया। 1 घंटे बाद टिंग टोंग की घंटी बजी। अरे दिया, तुम इतनी जल्दी फ्री हो गई? अरे मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो मैं जल्दी चली आई। तुम बैठो, मैं अभी नहा कर आती हूँ, ठीक है? स्नेहा चली गई इस भरोसे कि दिया बैठी है। स्नेहा ने अपना लॉकेट उतार दिया। जैसे ही बाहर आई
तो दिया को देखकर चौंक गई। दिया एक हाथ में चाकू लेकर दूसरे हाथ की 5 उंगलियों में कट कर कर घुमाई जा रही थी। दिया, दिया, क्या हो गया तुम्हें? दिया, मत कहो मुझे, मत कहो। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बॉय हूँ मैं। इस नेहा की तो मानो जान ही निकल गई। उसने गले पर जैसे ही हाथ फेरा, पर उसने तो लॉकेट उतार दिया था। जैसे ही पिज़्ज़ा बॉय आगे बढ़ता है, उसके पहले फादर वहां पर आ गए और अपनी ताकत से उस बॉय को रोक लिया। फादर ने कहा, बेटी अपना लॉकेट पहन लो और एक तरफ आ जाओ। फादर ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो? मैं इस बच्ची को नहीं, 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 ये सब टीनेजर को मारूंगा। पर क्यों? तुम इन सब मासूमों की जान क्यों लेना चाहते हो? वो सब मुझसे मत पूछो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। पहले तुम परिचय बताओ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्या पता जीसस तुम्हारी मदद कर पाए। 2 साल पहले की बात है। रात बहुत हो चुकी थी। मैं घर पर जाने ही वाला था कि मैनेजर के पास इसी एड्रेस से कॉल आया और 5 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। मैनेजर ने बोला कि आज का लास्ट ऑर्डर है, इसको डिलीवर कर दो, फिर घर चले जाना। मुझे क्या पता था कि वो ऑर्डर मेरी ज़िंदगी का लास्ट ऑर्डर होगा। मैं ठीक आधे घंटे बाद वहाँ पर पिज़्ज़ा लेकर पहुँचा। मैं उनको पिज़्ज़ा दे रहा था, मुझे फटकार लगाई गई कि इतना लेट क्यों आए। साहब, रात बहुत हो गई है, इसलिए सारे वर्कर्स घर चले गए हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई साहब। पांचों के पांचों शराब के नशे में धुत थे। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे पैसे मांगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ा रहा। मैंने फिर उनसे पैसे मांगे तो वो सभी मुझे मारने लगे और सभी ने बोरी में बंद करके मुझे मारा। मैं खुद को संभाल नहीं सका। वो मुझे पीटते पीटते खिड़की के पास ले गए और वहीं से मुझे धक्का दे दिया। फिर क्या, फिर मेरी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन जो भी इस घर में आकर रहता है, उसका पिज़्ज़ा का ऑर्डर मैं ही लेकर आता हूँ और सभी को मार डालता हूँ। पिज़्ज़ा को डिलीवर करने में 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ और सभी को मार डालता हूँ और इसी खिड़की से लेकर उड़ जाता हूँ। फादर ने उसकी घटना को ध्यान से सुना। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्होंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करा। मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। इतना कहकर फादर कुछ जाप करने लगते हैं और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की आत्मा हवा में मिलती हुई गायब हो जाती है। फादर स्नेहा को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। आधे घंटे बाद ट्रिंग 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 घंटी बजती है। स्नेहा दरवाज़ा खोलती है। हाय स्नेहा। अरे दिया, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि मैं अभी गई और वापस लौट कर चली गई। अच्छा, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ काम था तो मैंने फ़ोन कट कर दिया था। अब बताओ। अब रहने दो। अगर तुम इस टाइम सुनती तो बता देती, पर धीरे धीरे अब तुमको वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे लिए मिस साइज़ का ऑर्डर करना। स्नेहा ने फ़ोन लगाया। जी मैम, 2 पिज़्ज़ा मिड साइज़। ओके, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा।